हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि इनकर किए जाते हैं एक्वायर करने के लिए फिक्स एसेट्स को, और कैपिटल लीज, ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, परचेज ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स एंड सच काइंड ऑफ एनी वैल्यू एडिशन इन बिजनेस विद द पर्पज ऑफ एनहांस द इनकम। यानी कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारी इनकम को बढ़ाता है, इनकम को बढ़ाने के लिए किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। However, to decide nature of the capital expenditure, we need to pay attention on हम 4 पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट जो है द एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट्स कैन नॉट बी कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में ना मिलके आने वाले सालों में, मतलब जिस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं उसमें यूटिलाइज ना होके अगले वाले जो अकाउंटिंग पीरियड्स आएंगे, इनके फ्यूचर में हमें बेनिफिट जो मिलेंगे, उन एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर इन अकर टू एक्वायर फिक्स एसेट्स ऑफ ए कंपनी की फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए किया जाता है, वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। दोबारा से ये फिर लाइन आ गई, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, इरेक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेट्स चार्जेस, ये सारे एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेट्स टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कवर्ड अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो भी किए गए हैं फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, यानी कि कोई भी फिक्स्ड का मतलब क्या है कि हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना है अपने पास, यानी कि लॉन्ग टर्म जो हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं किसी एक्सपेंडिचर से, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। कैपिटल एडिशन टू एनी फिक्स एसेट्स विच इंक्रीज द लाइफ और एफिशिएंसी ऑफ दोज एसेट्स। किसी भी एसेट्स पर या फिर किसी भी चीज़ के लिए हमने खर्चा किया है जो कि उस चीज़ की जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ कर देता है और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज़ कर रहा है किसी भी एसेट्स की, तो उसको हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। देन जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है जो कि किया गया है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं उनको जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम मानेंगे। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट्स, जो अर्निंग कैपेसिटी है, अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है किसी भी एसेट्स की तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ऑन द अदर हैंड जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे फॉर मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा किया गया है। कुछ एग्जांपल्स हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जैसे पहला एग्जांपल वेजेस एंड सैलरी, फ्रेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट परचेज फॉर रीसेल, रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंडिचर विच आर नेसेसरी टू कीप फिक्स्ड एसेट्स इन गुड रनिंग एंड एफिशिएंट कंडीशन। यानी कि कोई भी ऐसे रिपेयर का खर्चा या फिर रिन्यूअल किया गया खर्चा जो जो भी ज़रूरी है फिक्स एसेट्स को अच्छी जो है कंडीशन में मेंटेन करने के लिए। यानी कि अगर वो जैसे कोई प्रोडक्शन मशीन है हमारे पास, यदि वो उसकी कैपेसिटी 100 यूनिट्स है एक दिन में, यदि वो 80 यूनिट्स जो है हमें दे रही है और हमें जो है हम उसके लिए जो है रिपेयर एंड रिन्यूअल का खर्चा कर रहे हैं ताकि जो उसकी कैपेसिटी है हम 100 तक जो है ला सकें, क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है वो 100 है। यानी कि मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा किया गया है उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। देन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ये
कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। किस किस को जो है ट्रीट किया जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज ए कैपिटल? रॉ मटेरियल, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रिपेयर, रिन्यूअल्स, कार्टेज। इनको हम आगे पढ़ रहे हैं अभी डिटेल में। सो ऐसे ये लिस्ट है इम्पोर्टेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको ट्रीट किया जाएगा। फर्स्ट है रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। रॉ मटेरियल, इफ दोज आर यूज्ड इन मेकिंग एनी फिक्स्ड एसेट्स, कोई भी जो है रॉ मटेरियल यदि हमने उसका यूज़ किया है किसी भी फिक्स एसेट्स को बनाने में, जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर बनाना है। फर्नीचर जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसके लिए किया गया जो भी मतलब जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है फर्नीचर में, जैसे मेन तो वुड होता है, तो वुड से वुड भी और मतलब और भी जैसे गोंद वगैरह जो भी यूज़ होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल फर्नीचर को बनाने के लिए, वो सभी जो है उन सभी को हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करेंगे। देन है कार्टेज एंड फ्रेट। इफ़ दोज आर इनकल टू ब्रिंग फिक्स एसेट्स को लाने के लिए अगर हमने वो खर्चा किया है तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। रिपेयर एंड रिन्यूअल, कोई भी रिपेयर एंड रिन्यूअल की गई है एसेट की लाइफ को अनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या फिर उसकी एफिशिएंसी जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कोई भी जो है खर्चा किया गया है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो शुरू में किए जाते हैं। एक्सपेंडिचर इन अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस को बनाने, जब हम बना रहे हैं मतलब शुरुआत में जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं उनको हम हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ट्रीट करेंगे, जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए गए हैं। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ़ पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, यदि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पे किए गए हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस, यदि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यदि पे किया गया है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया है बिजनेस को शुरू करने से पहले, तो उनको भी जो है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इफ सम बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यदि किसी बिजनेस में जो है लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट की ज़रूरत है या फिर उसके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन स्पेशली इन ए टी और रबर प्लांटेशन, इनमें स्टार्ट करने से पहले यानी कि टी एंड रबर प्लांटेशन की शुरुआत करने से पहले उन सबको जो है वो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किए गए हैं इनको करने से पहले वो सारे जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट होंगे। यूजुअली दीज शुड बी ट्रीट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको माना जाएगा। देन आता है वेजेस, इफ़ पेड टू बिल्ड अप एसेट्स और फॉर द इरेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यदि वेजेस पे किए गए हैं एसेट्स को बिल्ड करने के लिए, उनको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को बिजनेस में, ऐसे जो भी वेजेस के एक्सपेंडिचर किए गए हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। देन जो है कैपिटल एंड रिवेन्यू प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? कैपिटल प्रॉफिट हम किस कब मानेंगे? जब जो है हमने इशू ऑफ शेयर्स, मतलब ऐसे एग्जांपल लिए गए हैं ये, जब हमें प्रीमियम मिल रहा है इशू ऑफ शेयर्स के, जब हमने इशू किए हैं शेयर्स प्रीमियम पे, तब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमने सेल किए हैं तब, आर द मेजर एग्जांपल्स हैं कैपिटल प्रॉफिट के एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू प्रॉफिट, हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। कैपिटल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र होता है एंड विच इज़ यूज टू सेट ऑफ, और जो कैपिटल प्रॉफिट है हम इससे जो है कैपिटल लॉस जो होंगे फ्यूचर में उनको सेट ऑफ कर सकते हैं। देन जो है कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड एंड लोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टेड जो अमाउंट था उसको सेल कर दिया है, मतलब वो रिन्यू करा लिया है, एंड लोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। ऑन द अदर हैंड सेल ऑफ स्टॉक, स्टॉक को सेल कर दिया, कमीशन रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि ये बार बार ही नकर होने वाले हैं।
रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो बार बार इनको, जैसे स्टॉक बार बार हम करेंगे, कमीशन भी हमें रिसीव होएगा बार बार, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमें कर रखी है उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी बार बार रिसीव होने वाला है। यानी कि जो रिकरिंग नेचर के रिसिप्ट्स हैं उनको हम रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। रिवेन्यू रिसिप्ट्स विल बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो रिवेन्यू है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ट्रांसफ़र करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एंड ऑन द अदर एंड जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं उनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। देन कैपिटल एंड रिवेन्यू लॉसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जैसे शेयर्स इशू कर रहे हैं उनके ऊपर हमने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि एक तरह से हमारा लॉस हो गया। जैसे कि 100 रुपये का शेयर था, हमने 90 में वो इशू कर दिया, यानी कि 10 रुपये का हमें लॉस हो गया। तो डिस्काउंट पे जब इशू किए गए हैं शेयर्स वो लॉसेज ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पे कोई हमने कोई फिक्स एसेट बेची उसके ऊपर लॉस हो गया हमें, और द कैपिटल लॉसेज है ये, एंड वुड बी सेट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स ओनली। जो कैपिटल प्रॉफिट्स हुए हैं वहीं से इनको सेट ऑफ किया जा सकता है। रिवेन्यू लॉसेज ऑन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं। जो रिवेन्यू लॉसेज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होते हैं, एंड जो कैपिटल लॉस होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट्स में से ही सेट ऑफ किए जा सकते हैं, ओनली वहीं से उनको सेट ऑफ किया जाएगा। देन जो है मेन पॉइंट है ये इनके बीच में डिफरेंस समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इनका जो बेनिफिट है हम मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है बेनिफिट इनका मिलेगा हमें, जबकि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इनका जो बेनिफिट है हमें 1 फाइनेंशियल ईयर तक ही मिलेगा। यूजुअली जो है ये इनमें लार्ज बजट बनाए जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इसके लिए जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए स्मॉल बजट्स बनाए जाते हैं। ये ओकेजनली होते हैं, ये रूटीन नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। यानी इसके एग्जांपल्स हैं परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जहाँ भी फिक्स्ड आ गया वही कैपिटल है। इनकर टू इंक्रीज द यूजफुल लाइफ, फिक्स्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, जो फिक्स्ड एसेट्स की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ऑन द अदर हैंड एग्जांपल्स ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेप्रिसिएशन, कैरेज, रिपेयर, मेंटेनेंस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पहले पढ़ लिए थे। अब जो है हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये जो है सेक्शन याद करना बहुत ही ज़रूरी है। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका ये मतलब है जो पार्टनरशिप है वो दो बंदों के बीच में की जाती है, रिलेशन होता है दो बंदों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा बंदे जो है पार्टनरशिप कर सकते हैं जो कि एग्री हुए हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, या तो उनमें से कोई एक बिजनेस कैरी कर रहा है या फिर दोनों मिलके जो है कैरी कर रहे हैं। देन इसके फीचर्स आ जाते हैं। फीचर्स हैं सबसे पहला फीचर है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, यानी कि किसी भी पार्टनरशिप को होने के लिए जो है 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो पर्सन्स हैं उनका होना ज़रूरी है। मिनिमम नंबर जो है 2 है, यानी कि मिनिमम 2 मेंबर जो है पार्टनरशिप कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर इज़ गाइडेड बाय द कंपनीज एक्ट, जो है मैक्सिमम नंबर डिटरमाइन करती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, the number of partners in an association should not exceed 100, यानी कि 100 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 100 जो है बताया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। However, the rules given under companies miscellaneous rules 2014 जो है रिस्ट्रिक्ट करता है the present limit to 50, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में तो बताया गया है कि 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट जो कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 जो एक्ट आया था उसने जो है बताया है कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 तक हो सकती है। इफ़ दिस लिमिट इज एक्सीड इट बिकम्स इलीगल एसोसिएशन, ये इलीगल माना जाएगा अगर 50 से ज़्यादा जो है लिमिट क्रॉस कर दी है।
देन जो सेकंड फीचर है, इसका एग्रीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स हु आर इन्वॉल्व इन देन बिजनेस में जो इन्वॉल्व है उनके बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। देन थर्ड फीचर है बिजनेस। द एग्रीमेंट शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग बिजनेस बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि जो मोटिव है, जो मोटिव बिहाइंड पार्टनरशिप है, वो बिजनेस को कैरी करने के लिए जो है होना चाहिए। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस बिटवीन पार्टनर्स के बीच में जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का भी जो है एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होनी चाहिए, तभी उसको हम पार्टनरशिप मानेंगे। देन एजेंसी रिलेशनशिप, ए पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल। जो पार्टनर होता है वो एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल होता है अपने खुद के बिजनेस का। ए पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ हिज ओन बिजनेस इन द सेंस दैट ही कैन बाइंड न्यू पार्टनर बाय हिज एक्ट। वो जो न्यू पार्टनर अगर कोई आ रहा है वो बाइंड कर सकता है नए पार्टनर को। एंड ए पार्टनर इज principle of his own business in the sense that he can be bound by the acts of other partners। यानी कि जो पार्टनर है वो एजेंट कब होता है, वो जो कोई नया पार्टनर अगर एडमिट कर रहा है वो उसको कोई बाइंड कर सकता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो काम करवा सकता है। उसने जो कहा है वो जो कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड वो प्रिंसिपल है, क्योंकि वो दूसरे के जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके जो उनसे भी जो है वो बाउंड होता है। देन लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, लाइबिलिटी क्या है? ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली एंड इंडिविजुअली थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। यानी कि कोई भी जो है एक्ट हुआ है, दोनों ही पार्टनर जो है जॉइंटली जो है लायबल होंगे किसी भी थर्ड पार्टी का। कोई भी जो है एक्ट हुआ है फर्म में डन वाइल ही इज ए पार्टनर, जब वो पार्टनर था तब। इट मीन्स इस प्राइवेट एसेट्स कैन आल्सो भी यूज़ की जा सकती हैं फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स टैक्स। यानी कि पार्टनर्स के जो प्राइवेट एसेट्स हैं उनको भी जो है यूज़ किया जा सकता है इन केस ऑफ एनी अदर एक्टिविटी। देन जो है नेचर क्या है पार्टनरशिप फर्म का? नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ए पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म की अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग इट। बट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ के व्यू से पार्टनरशिप एक सेपरेट जो है बिजनेस एंटिटी है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट पर्सन। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है पार्टनरशिप की, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पार्टनरशिप एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसको जो है सेपरेट पर्सन जो है ट्रीट करता है पार्टनरशिप फर्म को उनके पार्टनर से। देन पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम, the person who have entered into partnership are individually called as partner। पार्टनर उनको माना जाएगा जो भी इंडिविजुअली एंटर हुए हैं पार्टनरशिप में। एंड टुगेदर दे आर रेफर टू एज फर्म, उन दोनों को मिला के जो है उनको फर्म बोला जाएगा। द नेम अंडर विच द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कैरिड ऑन, जिस नाम में जो है बिजनेस मतलब क्या नाम उन्होंने रखा है फर्म का, वो फर्म नेम माना जाएगा होता है। देन जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा पार्टनरशिप फर्म का? द फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज प्रिपेयर्ड इन सेम मैनर इन विच फाइनल अकाउंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। जैसे कोई अकेला व्यक्ति जब बिजनेस कर रहा होता है, सोल प्रोप्राइटर, जैसे वो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है वैसे ही जो है पार्टनरशिप फर्म में जो है अपने अकाउंट प्रिपेयर करेगी उसी तरीके से। बिकॉज इन केस ऑफ पार्टनरशिप 2 और मोर पार्टनर्स आर इन्वॉल्व होते हैं, सो द नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। जो नेट प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है जो भी उन्होंने रेशियो पहले डिसाइड किया है। द अकाउंट विच शोज जो भी अकाउंट शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
इस जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें दिखाया जाता है कि किस पार्टनर को कितना जो है शेयर उसको मिला है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही जो है एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, जैसे कि पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, interest on partners capital, salary or commission to partners, interest on partners loan, adjustments after closing the partnership। इन सबको हम आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है पार्टनरशिप डीड। अब कोई भी पार्टनरशिप करने से पहले पार्टनरशिप डीड का होना बहुत ही ज़रूरी है। पार्टनरशिप अगर वो करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड जो है बहुत ही ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। वैसे तो ये कंपल्सरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, बनाओ या ना बनाओ। ए पार्टनरशिप डीड इज़ बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स जो है एग्रीमेंट करते हैं उसके ऊपर बेस होती है ये पार्टनरशिप डीड। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इसमें लिखी होती हैं एज एग्रीड अमंग द, जो भी पार्टनर्स ने एग्री कर रखी है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बट व्हेन इट इज़ इन राइटिंग, अगर वो राइटिंग में होगा, इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी कि वैसे तो ओरल रिटन दोनों में हो सकता है, बट यदि जो पार्टनरशिप डीड जो रिटन में होगा, मतलब जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो रिटन में होगा, तब हम उसको पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। The deed should be properly drafted and prepared as per the provisions of the Stamp Act and preferably registered by the registrar of the funds। properly stamped होना चाहिए। देन जो है पार्टनरशिप डीड के कुछ पॉइंट्स हैं। द पार्टनरशिप डीड कवर्स द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स होती है इसमें? फर्म का नेम होता है, पार्टनर्स के नेम होते हैं, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस होती है, कब कमेंस हुआ, कब कितने टाइम तक जो है बिजनेस चलने वाला है हमारा, ड्यूरेशन कितनी रखी गई है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर जो है कितनी जो कैपिटल लेके आया है, कितना जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज ड्रॉइंग की, कितनी जो है ड्रॉइंग कर सकता है, कितने जो है वो पैसे ड्रॉ कर सकता है पार्टनरशिप से, उसका जो है अमाउंट लिखा गया है, कितने उसको अलाउड होंगे अगर वो ड्राइंग करना चाहता है तो। द टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग्स, और किस टाइम वो ड्राइंग कर सकता है, ये भी जो है उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर, कितना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा हर एक पार्टनर से। उन इस कैपिटल, मतलब कितना जो है वो कैपिटल लेके आए थे और कितना उनको जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड ऑन हिज लोन टू द फर्म, अगर फर्म को उन्होंने कोई लोन वगैरह दे रखा है तो उसके ऊपर कितना जो है चार्ज किया जाएगा, उनको दिया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड, किस रेशियो में जो है प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा, ये भी मेंशन होता है। वेदर ए पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रा एनी सैलरी, क्या जो है ये भी ये वाली चीज़ भी जो है मेंशन होती है, जो वो ड्रा कर सकता है अपनी सैलरी को। एनी वेरिएशन इन म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, कोई भी वेरिएशन हो रहा है म्यूचुअल राइट्स में, ड्यूटीज़ में, ये भी जो है मेंशन किया जाता है। मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, किस तरह से जो है गुडविल का किस तरह से वैल्यूएशन किया जाएगा जब भी कोई पार्टनर एडमिट कर रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो गई है, किस तरह से जो है किया जाएगा, वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। प्रोसीजर बाय विच ए पार्टनर में रिटायर, किस तरह से क्या प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाएगा जब कोई पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है। द मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ इस ड्यूज़, और उसके कोई ड्यूज़ वगैरह रहते हो तो किस तरह से जो है पेमेंट की जाएगी, करवाई जाएगी इससे। बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ए डिसीज पार्टनर, कि जो भी एग्जीक्यूटिव्स थे किस तरह से उनको जो है डिटरमाइन किया जाएगा एंड किस तरह से उनको जो है पेमेंट की जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती हैं पार्टनरशिप डीड में। कुछ ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजेज आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कोई इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके जो लॉसेस हैं उसको उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं।
क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए हैं पार्टनर्स के बीच में, इस बारे में भी जो है लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, किस तरह से उनको अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है और किस तरह से जो है ऑडिट करवाना है, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन होती हैं पार्टनरशिप डीड में। देन जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, इफ़ देर इज़ नो पार्टनरशिप डीड एंड इफ पार्टनरशिप डीड इज़ अवेलेबल बट इट इज़ साइलेंट ऑन एनी मैटर, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है और यदि बनाई गई है किसी बारे में, वो कुछ मैटर है, कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में वो साइलेंट है, देन द रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी एप्लीकेबल होंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे इन एन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो सबसे पहला प्रोविजन है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस तरह से जो है प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वली जो है शेयर किए जाएंगे इन एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन बी। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी जो है इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई भी कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 सेक्शन सी। देन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को पार्टनरशिप में जो है लोन फर्म को जो है लोन दे रखा है तो उनको जो है इंटरेस्ट 6% जो है अलाउड होएगा, इज टू बी अलाउड इन एडवांस एंड लोन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13D। बेशक से प्रॉफिट हो लॉस हो तब भी जो है इंटरेस्ट 6% जो है पार्टनर को अलाउड होएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बिजनेस सैलरी टू ए पार्टनर, कोई भी रिम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, कोई भी रिम्यूनरेशन जो है अलाउड नहीं होएगा किसी भी पार्टनर को इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर उसने किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट किया है, सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग। सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।